आमदार अब्दुल सत्तार साहब एक ब्रांड है। अच्छा। साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजू बाजू के लोगों को ये नहीं लगता कि कोई अच्छे लोग साहब से जुड़े। मैं उनके खास लोगों में अगर होता तो वो सारी चीजें पूछते। आमदार अब्दुल सत्तार ये विकसित शख्सियत है या फिर जातीयवादी शख्सियत है या फिर सिर्फ पॉलिटिशियन है, क्या है आपकी नजर में? देखो, सत्तार साहब के साथ में भी अब मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, तो उनका विजन बहुत बढ़िया। सिल्लोड का राजकारण ऐसा हुआ कि अच्छे कामों को देखने के लिए भी राजकारण का चश्मा लगाओ। मैं जब शिवसेना में था तो मैं सबसे बड़ा विरोधक मैं ही था। सबसे बढ़िया कॉटन पूरे महाराष्ट्र में सिल्लोड में मजबूत। कभी कभी दिल मायूस हो जाता कि जाए भाड़ में जाए वो हॉस्पिटल, हमको कुछ लेना देना। आमदार अब्दुल सत्तार के इस विकास को लेकर कि अगर किसी की हड्डी टूटती है तो उन्हें 1 हफ्ते का इंतजार करना है, क्योंकि वो हड्डी का डॉक्टर 1 हफ्ते के बाद ही आता है। यहाँ की सिस्टम ऐसी कि सबकी रेगुलर ड्यूटीज लग जाती है ऑन पेपर। जी। जो डॉक्टर्स आते हैं वो आपस में सेटलमेंट करके वो ड्यूटियां एक ही डॉक्टर आके ड्यूटी करता है या एक कैजुअलिटी में करता है। ऑन पेपर पगार तो वो पूरे 30 दिन का ले रहे। रुग्ण कल्याण समिति में हम हमेशा वहां चक्कर मारते रहेंगे। कुछ अगर दलाली कर रहे हैं, कोई पेशेंट से पैसे ले रहे हैं, तो हमारे जैसे मैं है हाजी आलिफ साहब है, सिल्लोड का उपजिला रुग्णालय आज अगर उसका कैलकुलेशन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिलीवरी रेट सिल्लोड उपजिला रुग्णालय। इसमें भ्रष्टाचार हुआ, कुछ लोगों का उल्टा सुल्टी चीजें है, अब वो बहुत डिटेल में जाने की बात। हाँ, सिल्लोड का आरोग्य विभाग का तो पूरे मराठवाड़ा के अंदर अभी सब सिल्लोड एक मेडिकल हब है। कम से कम 7-8 हजार किसानों को उद्योजक बनाने का काम मैंने किया। हरित क्रांति की जो शुरुआत अनवी से हुई उसका श्रेय हमारे पिताजी और दादा साहब अनवीकर को जाते हैं। जो खड़े रह के पानी पीने वाला है उसको घुटना का दर्द, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम ये रहे। अच्छा। और जो सुन्नत तरीके से पानी। नाम के आगे एक नाम और लगता है नाना, तो इसकी तारीख, इसकी हिस्ट्री क्या है? मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 18 में। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी मोहब्बतों की वजह से ही आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 18 शूट किया जा रहा है। नाज़रीन, जो खास मेहमान है आज के एपिसोड के, इंट्रोडक्शन बता दो, उसके बाद में मैं नाम भी आपको बता दूंगा कि हमने जिस शख्सियत को हमारे इस एपिसोड का हिस्सा बनाया है, ये मैं बता दूं कि वो ऐसी शख्सियत है कि ग्रामीण विकास, जैविक खेती और देशी गायों के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। इसी तरह से जो एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है, इसी तरह से मास्टर ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ देसी काउज है। इसी तरह से नाज़रीन, जिन्हें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंथो वेटरनरी प्रैक्टिसेस में बेस्ट फार्मिंग साइंटिस्ट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी तरह इनके अलावा लोकमत सरपंच अवार्ड 2023 और 2024 से भी गौरवपूर्वक सम्मानित किया गया है, जो गांव के सर्वांगीण विकास में उनके कामयाब योगदान को दर्शाता है। इसी तरह से वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक करियर गाइड है, प्लेटफॉर्म ट्रेनर और एनडीए कमांडो ट्रेनर के रूप में भी वो काम करते नजर आते हैं। इसी तरह से उनका जो मिशन है, भारत की कृषि को स्वदेशी और टिकाऊ दिशा देना है और इसी तरह से देसी गायों के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। तो नाजरीन, ये शख्सियत कौन है, आइए मैं नाम बता दूं। वैसे तो मेरे नाम बताने से पहले आपके जहन में वो नाम आ रहा होगा जो सिल्लोड की मशहूर और मारूफ शख्सियत है, जिनका नाम है डॉक्टर दत्तात्रेय सुदाम भवर जी। सर जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इस एपिसोड को अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी है। आप ट्रेनर भी है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है और बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई है। क्यों, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका परिचय, आपके फादर मदर, आपका गांव, आपका एजुकेशन कैसे हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा जन्म अनवी गांव में हुआ। मेरे फादर एक बहुत ही बेहतरीन फार्मर थे। जैसा हम हाइब्रिड सीड्स का बात करते हैं, तो हाइब्रिड सीड का जो लॉन्चिंग हुआ वो अनवी गांव से हुआ
और वो जो मक्का का अपना सिल्लोड तालुका जो है मक्का का एशिया के अंदर सबसे बड़ा मेज का उत्पादक है, मेज प्रोड्यूसर सेंटर बोल के पहचाना जाता है। आप गूगल के विकिपीडिया पे सर्च, वो उसको मेज प्रोड्यूसर सेंटर बनाने के लिए मक्का की लागवड़ जब शुरू करनी थी तो किसानों में थोड़ा सा गलत फहमियां थी। एक मक्का ज्यादा पोषण खींच लेती है, मक्का का क्रॉप अच्छा नहीं है। तो वो जमाने में पहले ट्रायल्स हमारे खेत में हुए और उसके बाद में मैको कंपनी की शुरुआत हुई। मतलब हरित क्रांति की जो शुरुआत अन्वी से हुई उसका श्रेय हमारे पिताजी और दादा साहब अन्वीकर को जाते हैं। और उसके बाद में जो अब हम जर्सी गाया देखते हैं या वेटरनरी में बहुत सी धवल क्रांति आ गई बीच में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के हाथ से जो अमूल का फाउंडेशन हुआ तो उनकी एक ब्रांच उरली कांचन में थी जहाँ पे गायों पे रिसर्च होता था, जहाँ पे संकरित गाय बनाने का काम चल रहा था। तो उसका एक सेंटर अन्वी में शुरू हुआ था जी। जहाँ पे अन्वी में कम से कम 3 टैंकर दूध वो जमाने में निकलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अन्वी गांव जो है जो इतना पूरा दुनिया भर में फेमस हुआ तो उसमें बहुत से शिक्षक अलग अलग फील्ड है। जी जी जैसे एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हरित क्रांति में अन्वी का योगदान है। जी जी दूध के व्यापार में, दूध की बढ़त में या पशुधन विकास में जी अन्वी का योगदान यह है कि वहां से हाइब्रिड गाय बनाना शुरू हुई। जी वहां पे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के जो प्रोजेक्ट हुए, मतलब कोई भी गाभन गाय के अंदर का जो जी, बच्चा जी, है 1 महीने जी, का, जी। वो निकाल कर बुढ़ी गाय के अंदर वो बढ़ाना है और ये गाय का भी दूध लेना है। ये जी, जी। ट्रायल्स 1978 से 1980 तक अन्वी गांव में। जी 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 उसके बाद में मेरा एजुकेशन जो है केजी से लेके तो 12वीं तक, 11वीं 12वीं तक श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिट्री स्कूल पूना में हुआ। जी जी उसके बाद में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में सिलेक्ट हुआ एज ए लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट में ज्वाइन हुआ। आज भी मुझे ऑनररी लेफ्टिनेंट का रैंक है। जी 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 और उसके बाद में घर के लोगों का, पिताजी का पूरा कल एग्रीकल्चर में था। वो बोलते थे खेती छोड़ के दूसरा कुछ करना ही नहीं। तो मुझे वापस लाया गया ट्रेनिंग पीरियड के बाद। तो फिर मैंने फिर एग्रीकल्चर में स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद में मैंने फार्मेसी किया। उसके बाद में बीएससी एग्री मैंने मुक्त विद्यापीठ से किया। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में सिल्लोड के यशवंत कॉलेज की पहली जो बीएससी की बैच थी उसमें मैं वो पैरेलल में करता रहा। उसके बाद में फार्मेसी के बेस पे मैंने बीएएमएस को एडमिशन लेके बीएएमएस भी कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने लोक प्रशासन में मुक्त विद्यापीठ में से एमए किया। मैंने 2 एमबीए किए, एक डेयरी डेवलपमेंट में जो निम्बस नाम की एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी उसके थ्रू किया। और सिम्बायोसिस के साथ मैंने एमबीबीएस किया, एमबीए किया जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के इसमें। और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसमें मेरे बाकी मतलब मैंने 6 डिग्रियां और 8 से 9 डिप्लोमास कर लिए। और आगे पढ़ने का था लेकिन अब प्रॉब्लम्स ऐसे आए कि अब बहुत से इसमें लिंक्ड हो गए कि पहले एक शख्स बहुत से कर सकता था, अब उसमें बहुत सारी अड़चने आ गई। तब नीट जेई ये सारी एग्जाम्स नहीं थी। तो जो हो सका मेरे से हुआ, फिर भी अब मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ में 2 पीएचडी के लिए थीसिस की है। एक है गो आधारित कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जिसमें और दूसरा है अध्यात्म और विज्ञान। ये 2 थीसिस मेरे सबमिटेड है। अभी तक पीएचडी का उसका ये आया नहीं लेकिन प्रोसेस में है। जी 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 डॉक्टर दत्तात्रेय सुदाम भंवर जी, सिल्लोड के लिए आपका ये जो करियर जो बना हुआ था, तो आपने यहाँ के सिल्लोड शहर के, सिल्लोड ग्रामीण के या सोयगांव शहर सोयगांव ग्रामीण के युवाओं के लिए क्या किया है जिसे एक इतिहास भी कहा जाएगा? सर, युवाओं के लिए तो सबसे पहले जो अभ्यासिका का अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जी उसका पहला प्रयोग हमने अन्वी में किए थे। अच्छा। और बच्चों को अब स्टडीज के लिए एक जगह पे बिठाना, उनको गाइड करना शुरू किया था। लेकिन तब भी उसमें क्या होता था कि लड़के लड़कियां साथ में बैठे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा होगा, तो विरोध होना शुरू हुआ था। फिर मैंने एक उसमें ये किया कि जैसा हम हमारे यशोदा के ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को या अपोजिट वर्कफोर्स को यूटिलाइज करो। तो मैंने जो एक बुजुर्ग महिला थी जो विरोध करती थी कि हमारे घर के सामने लड़के लड़की साथ, हमने एक प्राइवेट गोडाउन में अभ्यासिका चालू की। तो बैठेंगे, तो मैंने क्या किया कि उनको एक कुर्सी दिला दिया और वो बच्चे जब अभ्यासिका को आते थे स्टडी के लिए, उनको बोला कि आप 10-10 रुपए जमा करो और हर महीने को दादी को 300 रुपए दिया करो और एक डंडा लेके दिया। मैं बोला आपने इनके ऊपर ध्यान रखना। तो वो विरोध को मैंने उनके ऊपर वॉच रखने के लिए और उसका बेनिफिट ऐसा हुआ कि पहली बैच में
आर्मी में 3-4 बच्चे सिलेक्ट हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट में 6 बच्चे जो कि गरीब घर के हैं, जी जी कुछ बच्चे नेवी में सिलेक्ट हुए, कुछ अब आर्मी में 38 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में लग गए। जी जी उसके साथ में मैं राहुरी कृषि विद्यापीठ के अंदर एज ए गेस्ट लेक्चरर मुझे बुलाते हैं एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से। जी जी तो वहां पे मेरे 4 दिन की ट्रेनिंग थी, जहाँ पे राहुरी यूनिवर्सिटी और बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं कि बच्चों के लिए फ्री कोचिंग करते हैं और उनको रहना खाना पीना उनके तरफ हॉस्टल फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे मेरे लिए हमको कोई ऐसा बच्चा दीजिए कि जो हमारे बर्तन धोएगा, कपड़े धोएगा और खाना पका के हम जब स्टडी करके आए तो हमारा टाइम उसमें वेस्ट ना। लकीली हमारे पास मेरा एक दोस्त था जिसकी जो एक्सपायर हुआ था और उसका बच्चा पढ़ रहा था और वो भाई आंगनवाड़ी में सेविका थी जी। तो मैंने उसको भेज दिया राहुरी में। वो बच्चा उनका पूरा काम करने के बाद उनके जो नोट्स पढ़े होते थे वो पढ़ाई करता था और देखो उसकी मेहनत ऊपर वाले का कुछ उसके ऊपर मेहरबानी हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा पास हुआ, आज अकोला में डीवाईएसपी। ऐसे बहुत से एग्जांपल देते आएंगे। लेहाखेड़ी में से मेरे दोस्त थे संजय खड़ात्रे जो सांडू अप्पा के दामाद है, उन्होंने मेरे पास एक बच्चा भेजा कि इसको एनडीए में जाना है, इसकी इच्छा है एनडीए में जाने का और यहाँ पे हमको गाइड करने वाला कोई नहीं, तो आप इसको कुछ गाइड करो। मैं वो बच्चे का नाम भी पूछा नहीं, उसको मैंने मेरे एक दोस्त है लेफ्टिनेंट कर्नल संजय देशमुख जिनके एक पार्टनर के साथ उन्होंने परभनी के पास एक इंस्टीट्यूट चालू किया था नया एनडीए के एग्जाम्स के लिए, तो वो बच्चा मैंने उनके पास भेजा। कर्नल कुलकर्णी बोल के उनके पास और एक थे हमारे बैच के थे, तो उन्होंने 2 साल उसको वहां रखे, 11-12 उसका परभनी में करा लिए। और एक दिन अचानक से मैं जब हमने वो मिलिट्री स्कूल चालू किया वहां पे सांडू अप्पा लोखंडे, संजय कड़ात्रे और एक आर्मी का एक ऑफिसर आया और जैसे आया तो मेरे पैर छूने लगा, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये ऑफिसर है, ये इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में यार मेरे। तो माजी आमदार साहब ने पूछे की नानाला ओळखलं का? म्हणलं अप्पा मी ओळखलं नाही। हा तोच पोरगा आहे ज्याला तुम्ही पाठवलं होतं, हा आता लेफ्टनंट म्हणून आला। तो एक दिल को खुशी मिलती है कि मेरी वजह से किसी का निस्वार्थ भाव से करो तो ऊपर वाला भी इसको ये देता है। से बहुत से है, मैंने कम से कम सोएगांव, सिल्लोड, पिशोर इसमें एग्रीकल्चर के बेस में एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल के माध्यम से हमने आकाश एग्री के ऊपर कोविड के पहले फार्मर्स के ट्रेनिंग लिए थे, महिलाओं के किसानों के ट्रेनिंग्स लिए थे और उसके माध्यम से आज पेंडगांव में एक आकाश एग्रो एजेंसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पेंडगांव नाम की एक कंपनी शुरू हुई जिसको गवर्नमेंट का हमने 1.5 करोड़ रुपए का फंड मिला और 22 किसान आज उद्योजक बन गए। जी। तुम्हारे पांगरी के अंदर एक महिलाओं का ग्रुप था जिसको डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक के साथ में हमने अटैच करा दिया। जो महिला बचत गट थे उनको एग्रीकल्चर गट में करके और कुछ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करे। किशोर के अंदर एक गट है जो चीकू और गुड़ के लिए काम करता था, उनके ट्रेनिंग्स के माध्यम से उनको मदद करके वो भी एक गट हुआ। कन्नड़ के अंदर एक स्वीट कॉर्न के ऊपर काम करने वाला, उधर वैजापुर में बहुत सारे डेयरी फार्मिंग के गट है। तो मुझसे जितना हो सका कम से कम 7-8 हजार किसानों को उद्योजक बनाने का काम मैंने किया। जी। वो एक निस्वार्थ भाव से किया और उसको अच्छी तरह से सफलता मिली, आज वो लोग उद्योजक बन गए। जी। आपके नाम के आगे एक नाम और लगता है नाना, तो इसकी तारीख, इसकी हिस्ट्री क्या है? सर ऐसा होता था कि कोई भी मेरे पास अगर कुछ काम लेके आए तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको ना नहीं बोलता हूँ। अच्छा। तो हंसते हंसते सबने ऐसा करा कि यार एक ना म्हणतच नाही, तो नाना नाम गिर गया और सबकी मोहब्बत इतनी है कि आज मुझे दत्तात्रेय भवर नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, नाना नाम से ही लोग जानते हैं। जी, मैं खुद नाना नाम से ही जानता था। डॉक्टर दत्तात्रेय भवर जी, जैसा कि आपकी मिसेस दीपाली ताई भवर ये रुग्ण कल्याण समिति सिल्लोड के भी सदस्य रहे हैं, तो क्या अभी भी सदस्य है? अभी है, अब पंचायत समिति का इलेक्शन होने के बाद, लेकिन अभी फिलहाल कुछ आना जाना कम है, तो लेकिन ऑन पेपर सदस्य भी है। जी। और जैसा कि अभी इलेक्शन चल रहा है और मैं कुछ बहुत सारे मुद्दों पे जो इस इलाके के सत्ताधारी है आमदार अब्दुल सत्तार साहब, उनके समर्थक विरोधक सब आ रहे हैं इस एपिसोड पर, तो कुछ बातें आरोग्य को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसा कि समर्थक विरोधक कहते हैं कि आरोग्य विभाग में कोई डेवलप नहीं हुआ है, तो उसी के ताल्लुक से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपकी मिसेज दीपाली ताई भवर रुग्ण कल्याण समिति के जो है तो सदस्य भी रही है और आपका काफी काम देखने को मिलता है। जब आरोग्य को लेकर कोई शिविर लगाया जाता है वहां पर आपका काम
ऊंची लेवल पर देखा जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस इलाके के जो आमदार अब्दुल सत्तार है, तो आरोग्य विभाग में इनका कैसा विकास रहा है, कि जो पहले था वैसा ही है या आगे बढ़ा है, या क्या दिखावा है, क्या है क्या? जिस तरह से घाटी का भी बताया जाता है कि वहाँ पे ट्रॉमा केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ है, लेकिन अभी तक के वहाँ पे सोनोग्राफी नहीं निकाली जा रही है। तो क्या सिर्फ उद्घाटन होते हैं या हकीकत में काम भी होता है? दो चीजें हैं इसके अंदर। मेडिकल का जो फील्ड है वो कोई बाकी दुकानों के जैसा नहीं कि आज फर्नीचर लाए, सामान भरे और चलो। मेडिकल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, वहां पे डॉक्टर, वहां की स्टाफ, जो लोगों को मरीजों की सेवा करने वाले, वो एक मायने रखता है। रहा सिल्लोड के हॉस्पिटल के, अब मैं खुद मेडिकल एसोसिएशन में कम से कम 35 साल केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, तो ये दोनों लोगों से मेरा ज्यादा कांटेक्ट है। तो ये जो फील्ड है ये एक स्किल्ड बेस्ड फील्ड है, लोगों की जान उनके हाथ में है। तो इसमें हलगर्जीपना नहीं चल सकता। ठीक है, दिखने के लिए दिखता है कि भाई विकास नहीं हुआ। सिल्लोड का उपजिला रुग्णालय आज अगर उसका कैलकुलेशन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिलीवरी रेट सिल्लोड उपजिला रुग्णालय। अच्छा, ठीक है। कुछ देखो, जहां पे अच्छी चीजें होती है वहां कुछ गलत चीजें होने वाली है, और गवर्नमेंट इसमें भ्रष्टाचार हुआ, कुछ लोगों का उल्टा सुल्टी चीजें है, अब वो बहुत डिटेल में जाने की बात नहीं है, वो चीजें होने वाली। लेकिन देखने वालों का नजरिया, अगर तुम अच्छी चीजें देखेंगे तो आपको सारी अच्छी चीजें दिखेगी, पॉजिटिव दिखाई देंगी, पॉजिटिव दिखेगी। अगर आप नेगेटिव चीजों पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप वो चीजें ढूंढना शुरू कर देंगे। और रहा सिल्लोड का आरोग्य विभाग का, तो पूरे मराठवाड़ा के अंदर अभी सब सिल्लोड एक मेडिकल हब है। अच्छा, आप अगर संभाजीनगर, औरंगाबाद के जितने भी हॉस्पिटल देखेंगे, उतने सबका ड्रेनेज अगर कहीं पे डिपेंडेंट होगा तो सिल्लोड में। अच्छा, आज भी सिल्लोड है। अब नगर पालिका का हॉस्पिटल भी इतने दिन चालू नहीं था, वो चालू हो गया, वहां पे भी पेशेंट जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों के जो लसीकरण है, गर्भवती महिलाओं के लसीकरण, वो रेगुलर चालू है, डिलीवरी रेगुलर चालू है। रही बात ट्रॉमा सेंटर के, ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ा बनने वाला था, क्योंकि ये अजंता के रोड पे है, टूरिस्ट का वगैरह एक्सीडेंट हुआ तो बड़ा ट्रॉमा सेंटर चाहिए। ट्रॉमा सेंटर बन गया, सारी बिल्डिंग बन गई, लेकिन वहां यहाँ पे एक तो ये सिटी से अंदर है जी, तो जो सरकारी डॉक्टर्स है वो यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अब फिर आप अगर बड़ा दुकान डालेंगे और वहां पे कोई काम करने वाला ही नहीं रहता, तो फिर भी लोग यही बोलेंगे कि ट्रॉमा सेंटर शुरू किया और ये नहीं आ रहे। बहुत सी बार होता है, एजुकेशन फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो, ग्रामीण भाग के अंदर लोग आने को तैयार नहीं। यहाँ पे आप पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट खाली रहने का रीजन ही वही है कि डॉक्टर्स जो है उनको सिटी के नजदीक चाहिए। अच्छा, उनको अप डाउन करना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं है। अच्छा, तो वो डॉक्टर्स आना नहीं, और जो आते हैं तो वो जिनको सिटी में डिमांड नहीं है, उनको फॉर्मेलिटी के लिए ड्यूटियां करना है, तो वो सिल्लोड या कोई भी ग्रामीण भाग में उनकी बदली कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमको कुछ इसमें से ऊपर की कमाई हो जाएगी, तो ऐसे डॉक्टर्स आ जाते हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल लीडर का दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष। अच्छा डॉक्टर दत्तात्रेय भवर, एक बात सुनने को ये भी मिलती है कि सिल्लोड में जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर अगर होता है कोई गवर्नमेंट के जरिए से किसी भी अधिकारी का, ऑफिसर्स का, तो वो डरते हैं सिल्लोड में आने के लिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिशियन का बहुत प्रेशर होता है, तो कहीं ये तो वजह नहीं है कि इसकी वजह से जो है तो सरकारी अस्पताल में सिल्लोड के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं आ रहे, कि वो ये सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल प्रेशर हम पर गिरेगा, हम काम कैसे करेंगे, उनके प्रेशर में काम करना पड़ेगा। ये तो हो सकता है। क्या है कि यहाँ पे आने के बाद, जैसा आपने बोला कि हम रुग्ण कल्याण समिति में हम हमेशा वह चक्कर मारते रहेंगे। कुछ अगर दलाली कर रहे हैं, कोई पेशेंट से पैसे ले रहे हैं, तो हमारे जैसे मैं है हाजी आलिफ साहब है, वो जाके रोकते हैं। तो फिर ये लोग वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे बहुत प्रेशर है, यहाँ पे। और ये जब देखो, कान और नाक के आंख के बीच में 4 उंगली के अंदर, जो आंखों से देखा और कान से सुने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये जब अफवाहें फैल जाती है, तो ये अफवाह फैलाते कौन है? यही जो सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, तो वो नहीं चाहते कि कोई अच्छा डॉक्टर आके यहाँ पे अगर काम करेगा तो दो डबल है, एक तो उनका लोड बढ़ेगा काम का, और काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अच्छा डॉक्टर आएगा तो पेशेंट अच्छे बढ़ेंगे। तो ये चीजें होते रहती है। पॉलिटिकल प्रेशर तो यहाँ नहीं, कोई पे भी कहीं पे भी जाएंगे आप, कोई भी तालुका प्लेस में जाएंगे, तो हर पॉलिटिशियन को ये लगता है कि मेरे नाम के बाद सुविधा मिलना चाहिए लोगों का, उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए।
अब यहाँ का ट्रॉमा सेंटर नहीं शुरू हुआ, लेकिन अजंता का ट्रॉमा सेंटर तो चालू है। जी अजंता में अच्छी सुविधा है। रही बात सोनोग्राफी की, आपने जो बोले सोनोग्राफी है, एक्सरे चालू है। एक्सरे चल सोनोग्राफी का मसला ऐसा है कि यहाँ पे जो सोनोग्राफी ज्यादातर होती है वो डिलीवरी पेशेंट्स की, जी जी और डिलीवरी पेशेंट्स की सोनोग्राफी का जो सोनोग्राफी वालों को रिकॉर्ड लिखना पड़ता है, जी क्योंकि एबॉर्शन के मसले है, भ्रूण डिटेक्शन है, लड़का है लड़की, ये और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे ले दे के ये तपासनी हो जाएगी, ऐसा लोगों का वहम है। और ये डर से अब अगर कोई आया और मैं कोई पॉलिटिशियन ने बोल दिया कि नहीं इसकी तपासनी करके दो, तो वो डर से भी उसको करना है, तो वहां पे कोई रेडियोलॉजिस्ट जी जी काम करने को तैयार नहीं। फिर मशीनरी लाएंगे और उसको चलाने वाला ही अगर कोई नहीं है और वो पर्टिकुलर वो फील्ड का नहीं है, तो वो लाके नहीं। तो ये बातें करना और ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो और हवा में की बातों में बहुत सा फर्क। ठीक है डॉक्टर दत्तात्रेय भवर, एक बात यह है कि जिस तरह से इस इलाके के जो आमदार अब्दुल सत्तार है, सूद गिरने का काम है, बहुत बड़ा काम है, हो रहा है इसी तरह से, और वो इसलिए हो रहा है कि शायद उनकी ये सोच है कि यहाँ रोजगार मिले, इस तरह का वो अपने भाषण में भी बताते हैं। और नेशनल मेडिकल कॉलेज है, तो जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो सरकारी अस्पताल सिल्लोड के यहाँ पे डिलीवरी के जो पेशेंट है उनके लिए रेगुलर सोनोग्राफी का इंतजाम करवाना कोई मुश्किल काम है उनके लिए, या फिर जो हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं वो हड्डियों के डॉक्टरों को डेली यहाँ पर रखना उनके लिए कोई मुश्किल काम है? क्योंकि दो चीज़ों के लिए भी अभी बात सामने आई थी, किसी पार्टी के सभा भी हुई थी, वहां पर भी ये शिकायतें की गई थी आमदार अब्दुल सत्तार के इस विकास को लेकर कि अगर किसी की हड्डी टूटती है तो उन्हें एक हफ्ते का इंतजार करना है, क्योंकि वो हड्डी का डॉक्टर एक हफ्ते के बाद ही आता है। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? सर यहाँ की सिस्टम ऐसी कि सबकी रेगुलर ड्यूटीज लग जाती है ऑन पेपर। जी जो डॉक्टर्स आते हैं वो आपस में सेटलमेंट करके वो ड्यूटियां एक ही डॉक्टर आके ड्यूटी करता है या एक कैजुअलिटी में करता है। ऑन पेपर पगार तो वो पूरे 30 दिन का ले रहे। जी जी ये चीजों पे हमने बहुत बहस किया, लेकिन कुछ प्रेशर ऐसा होता है कि हम अगर ज्यादा विरोध करने लग गए तो उनको वो तकलीफ होने लग जाती है कि जैसा आपने पहले कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर, जी ये चीजों की वजह से कभी कभी दिल मायूस हो जाता है कि जाए भाड़ में जाए वो हॉस्पिटल, हमको कुछ लेना जी देना। जी जी यहाँ पे ऑर्थोपेडिक के 2 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, हड्डियों के डॉक्टर, और उनकी ड्यूटी गुरुवार के दिन लग जाती है। गुरुवार के दिन लगने के बाद उनके पास एडिशनल चार्ज जो है अपंग के सर्टिफिकेट देने का। अच्छा, तो वो टालते हैं कि मैं अब अगर प्लास्टर करना है फ्रैक्चर और हड्डी की बीमारी तो ऐसे नहीं कि 8 दिन रुक सकते हैं, हाँ तो वो प्राइवेट में चले जाते हैं। सिल्लोड में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल है। मैं आज जैसे आप पहले बोला कि ये मेडिकल हब है, जी जी तो ये मेडिकल फील्ड में सारी फैसिलिटी होना जरूरी है, लेकिन उनके ऊपर कोई बंधन नहीं। जी बंधन अगर लाने लगेंगे कि यही रुकना है तो वो रिजाइन कर देते, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर देते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते। जी तो हमको दोनों तरफ से मुश्किल ये है कि डॉक्टर भी संभालना है, पेशेंट भी संभालना है और हॉस्पिटल भी संभालना। जी 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 रही बात सूद गिरने की, जी तो जैसा मैंने आपको मेरे परिचय के टाइम में बोला कि मक्का का मेज प्रोड्यूसिंग सेंटर एशिया का सबसे बड़ा जैसे सिल्लोड है, उसी तरह से कॉटन के अंदर सिल्लोड तालुके का कॉटन, जिसका माइक्रो स्ट्रेंथ, अब ये टेक्निकल चीजें थोड़ा सा आसान करके समझ जाता हूँ कि इसका धागा बनने का ये है, लंबा धागा बनता है, और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत धागा बनता है। आजकल जो ट्रेंड है जीन्स का, तो वो जो मजबूत वाला धागा लगता है, तो वो धागा बनने के लिए जो कॉटन लगता है वो सिल्लोड तालुके की मिट्टी में, यहाँ की सॉइल में वो ताकत है कि वो सबसे बढ़िया कॉटन पूरे महाराष्ट्र में सिल्लोड में मजबूत, एकदम मजबूत भी, और वो धागा ज्यादा बनता है, उसमें सरकी कम और सूत ज्यादा निकलता है। और यहाँ पे कॉटन का अब पहला कम हुआ, लेकिन पहला बहुत बड़ा वास्ता, इसी वजह से गुजरात होगी, एमपी से बहुत सारे जिनिक्स, आप अगर डोंगरगांव में देखेंगे तो डोंगरगांव से लेकर मंगरूल घाटी तक आपको 40-45 बड़े बड़े जिनिक्स हो। इसी हिसाब से सहकारी जिनिंग अपने दादा साहब पालोदकर की थी, हमारे पूरे गांव है, मेरे खुद के उसमें कम से कम 11-12 हम शेयर होल्डर्स थे। लेकिन सुदगिरनी सहकार विभाग में सहकार और सुहाकार ऐसा हुआ है। सिल्लोड के सहकार महर्षि दादा साहब अनविकर ने जो चालू किया, अब मानिक नगर का जो मानिकराव दादा पालोदकर का जो कारखाना है, एक्चुअली में वो कारखाने की शुरुआत दादा साहब अनविकर का नाम मानिकराव अनविकर, वो मानिकराव अनविकर के नाम से वो मानिक नगर है। लेकिन उन्होंने कारखाना वहां कर दिया, उनका नजरिया अलग था, सोच अलग होती है कि वो डोंगरगांव में या अनवी में अगर कारखाना बन जाए तो हमारा जो इतना खेती में प्रोग्रेस हुआ है ये पूरा लेबर कारखानों में जाएगा और खेती पड़ित हो जाएगी, इसीलिए कारखाना थोड़ा सा दूर है। जी 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 जी
और रही सूत गिरने की बात, सूत बनना शुरू हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आएंगी। इचलकरंजी नाम का एक गांव है कोल्हापुर के पास में, जी जहाँ पे टेक्सटाइल हब है। वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत कम, पूरे महाराष्ट्र से कॉटन, यहाँ की गठान है, वहां जाके वहां पे धागा बनता है। अच्छा अब यहाँ पे इतनी जिनिंग्स है, वो जिनिंग का कपास अगर वो सुदगुरनी में जाएगा तो धागा यहाँ बनेगा। धागा बनने के बाद वहां से उसको 2 पैसे किसान को उसका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बचेगा, तो किसान को वो 2 पैसे से लग दे सकेगा। जी इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि कॉटन का एक्सपोर्ट शुरू हुआ था, जी गठाने स्टोर करने के लिए इनको गोडाउन नहीं थे। जी आकाश एग्री वाले के रविराज होटल के पीछे बड़े बड़े गोडाउन है जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल के माध्यम से बने हुए। वो गोडाउन पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गोडाउन उन्होंने बनाए, और वहां पे उन्होंने फॉरेन की 2 कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर दिया कि भाई आप गठन यहाँ से लेके जाते बॉम्बे, वहां किराया भरते हो और वहां से शिपिंग लोड होता है, तो आप अगर हम आपको ऐसी फैसिलिटी देंगे कि वही फैसिलिटी के गोडाउन आपको यहाँ मिल जाए। क्योंकि गोडाउन बनाने में शेड डालना और दीवारें बनाना नहीं है, गोडाउन का कुछ क्राइटेरिया है। जैसे किसान ने माल रख दिया और पतरे की हाइट अगर वो थप्पी से कम है तो वो माल में का मॉइस्चर उड़ के वजन घट जाता है, कॉटन में तो बहुत जल्दी घटता है। तो वो स्टैंडर्ड के गोडाउन उन्होंने जब आके देखे और सिल्लोड में फिर उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। फिर उनका प्रॉब्लम आता था, यहाँ से संभाजीनगर औरंगाबाद जाओ, खुलताबाद में कस्टम का ऑफिस था, वहां से क्लियरेंस कराओ, फिर वो गठान बॉम्बे जाएंगे, तो बहुत परेशानी होती थी। हमने एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से बात की और उनको बोला कि हम किसानों को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी दिक्कत है। उन्होंने वो 2 कस्टम्स के ऑफिसर खुलताबाद में, जहाँ कुछ काम नहीं था, वो सिल्लोड में लाके बिठाए। ऑन द स्पॉट उसका कस्टम क्लियरेंस होने लग गया, यहाँ से गाड़ी लोड होकर डायरेक्टली 2 दिन के अंदर बम्बई में जहाज में लोड होने लगे। तो वो 98 से लेकर 2001 तक आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो किसानों को 5 रुपए 10 रुपए किलो के पीछे एक्स्ट्रा भाव में ये होता है। और वैसे ही सूदगिरनी अगर शुरू हो जाएंगी तो ये बातें हो सकती है। जी जी। तो इस सूद गिरने के पीछे क्या आमदार अब्दुल सत्तार का कोई सोच है? जिस तरह से लोग कहते हैं कि जितना भी विकास हो रहा है वो जनता के लिए नहीं हो रहा है बल्कि खुद के लिए वो कर रहे हैं। ये तो सूदगिरनी उनके खुद के नाम की नहीं है, ठीक है, उनके घर के मेंबर उसमें मेंबर होंगे, लेकिन वो कृषि मंत्री थे जी जी। तब उनका विजन था। स्मार्ट की योजना है, एमएसएमई की योजना है, गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर में बहुत सारे योजना है। अब मैं अगर वो योजना के नाम बनाते रहूंगा तो वो पॉडकास्ट अपना हेल्थ के अलावा एग्रीकल्चर पे जो योजना थी, वो कृषि मंत्री थे तब उन्होंने वो सारी योजना यहाँ पे लाने, उनके पद का फायदा तालुके को, अपने इलाके को हो, तो उन्होंने वो सोचा। अब विरोध करने वाले विरोध कुछ भी करेंगे, तो अब मैं जब शिवसेना में था तो मैं सबसे बड़ा विरोधक मैं ही था। अच्छा, जैसा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आमदार अब्दुल सत्तार की मेहनतों से खुल रहा है, तो उसके पीछे का जो राज है, जो विरोधक है, वो कहते हैं यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है और एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो जो हॉस्पिटल है वो कागज पर चल रहा था, पेमेंट जो है तो कागज पर जा रही थी, डॉक्यूमेंटली चल रहा था, रियल में कुछ नहीं था। कार्रवाई करने के बाद शुरू हुआ। तो इस पर आपका क्या तजर्बा है? क्या हकीकत में ये डॉक्यूमेंट पर ही चल रहा था? देखो, एक प्रोसेस होता है हर चीज का जी। आपने चावल देग में डाल दिए वो पक गए, ऐसा तो नहीं होता, उसको कुछ वक्त लगता है, उसका एक प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्यूमेंट बनने के लिए 1 साल चला जाता है जी। वो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, वो सबमिट होने के बाद, वहां से प्राइमरी अप्रूवल आने के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि छोटे पैमाने में आप हॉस्पिटल चालू करो। वो चलने लग गया तो फिर सेकंड प्रपोजल जाता है, फिर तीसरा प्रपोजल आने के बाद इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के बाद और 2 कमेटियों का इंस्पेक्शन होता है और फिर परमिशन मिलती है। तो ये प्रोसेस खुद 1-2 दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं। और वो कोई जिला परिषद की या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है कि ये साल में अप्रूवल ले लिया दूसरे साल शुरू कर दिया, उसका कुछ क्राइटेरिया है। रही बात हॉस्पिटल ऑन पेपर की, पेपर्स अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो हॉस्पिटल ही चालू नहीं होगा। आप आके और खोल के दवाखाना खोल के बैठ नहीं सकते, उसका कुछ क्राइटेरिया प्रोसेस है। वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हॉस्पिटल चालू होगा। अब मेडिकल कॉलेज लाने के लिए वो उतने पेशेंट्स हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। उसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अभी चालू है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चालू है। उसमें अब एमबीबीएस के लिए जो क्राइटेरिया लगने वाला है कि रोज के इतने पेशेंट होना चाहिए, सारे फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये कोई जादू की कांडी नहीं है कि एक दिन में घुमाइए, छूमंतर कर दिया और हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता जी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। सोचने वाला जो वो फील्ड से रिलेटेड नहीं है, देख के बोलने वाला
नहीं कर सकता। एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा बनाने में लोगों की ये चल जाती है। ये 60 एकड़ में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जी जी। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, और जिस तरह से अब्दुल सत्तार, जो आमदार अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद हैं, तो उन पर यह एक आरोप भी लगाया गया था कि जो रुग्ण वाहिका है, तो इसके मुतालिक वो जो इनके संस्था को जो फंड्स में, CSR फंड्स में मिली हुई जी। जो एम्बुलेंस है, जी उनके ताल्लुक से वो सारी चीजें चालू है कि वो हॉस्पिटल में यूज करे। जी जो CSR फंड की जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस मिलती है, अब वो एम्बुलेंस का काम है कि पेशेंट को सुविधा देना है। जी। लेकिन एम्बुलेंस CSR में आपको ये मशीन एम्बुलेंस दे दी, उसका मेंटेनेंस है, उसका डीजल है, उसका ड्राइवर है, वो खर्चा तो जो संस्था को CSR ने दिया है वो करना है जी। तो आप अगर उस चीज पे कोई खर्चा कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसका ताबा तो आप आपके पास रखेंगे ना, तो किसी को दे देंगे। जी जी जी। तो ये चर्चा होने में, डिटेल में ऑन पेपर उन्होंने अगर लिख के दिया है कि हम वो एम्बुलेंस का ये करेंगे, तो वो एम्बुलेंस यूज होती है। होता ये है कि कुछ लोग वो एम्बुलेंस मांगने के लिए डरते होंगे, कुछ खौफ है, भीति युक्त आदर, असल के आदर युक्त भीति है जी जी कि कैसा पूछना है, एम्बुलेंस मांगना कि नहीं मांगना। जी और रही गवर्नमेंट की एम्बुलेंस, तो आज गवर्नमेंट के एम्बुलेंस की भी यही हाल। जी जी जी। गवर्नमेंट के जो एम्बुलेंस है, आप 108 के या हाईवे पे के एम्बुलेंस है, आप फोन करने के बाद 10 मिनट में या 15 मिनट के अंदर वो पहुंचना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। वो एम्बुलेंस 2-2 घंटे नहीं पहुंचती है। जी जब गवर्नमेंट की एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो प्राइवेट एम्बुलेंस के ऊपर अपन, और जो खासगी व्यावसायिक एम्बुलेंस है उनका तो धंधा है, वो तो 2 मिनट में पहुंचे। जी जी। तो ये बातें क्या है चर्चा में, सिल्लोड का राजकारण ऐसा हुआ कि अच्छे कामों को देखने के लिए भी राजकारण का चश्मा लगाओ, बुरे कामों को देखने के लिए भी राजकारण का चश्मा लगाओ। अगर वो चश्मा आपके पास नहीं है तो फिर उस पर कास्टिज्म का या जात धर्म का चश्मा लगाओ और उसमें से देखो, और वो नजरिए से तुम उसके ऊपर रिएक्ट करो। जी। तो मैं समझता हूँ ये कुछ बातें गलत है। जी जी। जो बातें एक्चुअल में है, जब तक वहां पे जाके आप नहीं देखेंगे। अब मैं कम से कम 8-9 महीने मैंने उसको वो देखा है। 9 महीने के बाद मैंने जब वहां पे था, तो आपने भी वहां पे खुद आके पर्सनली देखे, तो कुछ चीजें होती है। अब वो 19-20 हर इसमें होने वाला है। जी जी। तुम 100% एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं कर सकते। जी जी। और जिस तरह से कुछ जनता का ये भी कहना है कि नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स तो आ रहे हैं, चेकअप भी कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वो मेडिसिन उनको प्राइवेट बाहर जाकर ख़रीदना पड़ रहा है, जो काफ़ी रुपया पैसों में आ रही है। तो क्या जिस तरह से गरीब जनता के लिए बड़े-बड़े डॉक्टरों को का अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो कहीं जनता मेडिसिन को लेके परेशान है, तो क्या उस परेशानी को भी दूर नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता तो क्या जनता उससे राहत नहीं ले सकती फिर? ले सकते हैं, बिल्कुल। ये देखो, उसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं। जी जी। एक है कि सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जब आते हैं, जी। उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना, उसको फीस भर के, उसकी फीस ज्यादा है या वो डॉक्टर मिलना मुश्किल है। वो डॉक्टर अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, हर डॉक्टर की अलग मेडिसिन रहेगी, हर डॉक्टर का अलग ब्रांड रहेगा, और कोई भी संस्था हो वो हर ब्रांड अवेलेबल नहीं कर सकती, क्योंकि वो डॉक्टर एक बार आया, हो सकता है 2 बार आएगा, महीने में 1 बार आएगा या साल में 1 बार आएगा, और उनका अगर मेडिसिन आप डंप कर देंगे तो वो संस्था का घाटा हो जाएगा। रही बात फ्री मेडिसिन की, तो जनरल मेडिसिन तो फ्री संस्था, कोई भी संस्था हो वो देती है। लेकिन यहाँ पे अब मैं जो कम से कम 20 साल से वो फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेडिकल कैंप के जरिए से। 70 साहब के बर्थडे के दिन जो बड़ा कैंप होता है, 1-1 लाख पेशेंट तक हम देखते। तो यहाँ के लोगों का एक नजरिया होगा कि दवाई जमा कर लो। अगर आपको कोई बीमारी है ही नहीं, जबरदस्ती आप वो दवाई लेके, फ्री में मिल रही तो लेके जाएंगे, घर पे रखेंगे, बाद में किसी से पूछेंगे कि ये दवाई काय के लिए चलती है, फिर वो खाएंगे, और अगर कोई रिएक्शन आ गया तो फिर बाद में ब्लेम होगा कि ये वहाँ की मेडिसिन थी या कैंप की मेडिसिन थी, मैं इसका रिएक्शन आ गया। तो वो भी एक जो क्राइटेरिया संभालना चाहिए। जिसको जरूरत है उसको तो मिलना ही चाहिए। जैसे आपने बोला कि जिसको जरूरत है उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन गैर जरूरत वाले आके वो वहां पे अगर जबरदस्ती लेके जाना, तो वो भी नहीं है। रही बात पेशेंट्स की, तो वहां पे पेशेंट का फ्लो अब कम है। कुछ तो वो डॉक्टर भी दिन भर बैठ के क्या करे, अगर पेशेंट ही नहीं है तो वो अब प्राइवेट डॉक्टर्स उनकी ओपीडी छोड़ के वहां पे आके बैठ रहे हैं, और वहां अगर पेशेंट का फ्लो नहीं है तो वो भी
अच्छा डॉक्टर दत्तात्रेय भवर, अभी फिलहाल कौन कौन से पेशेंट को जो है तो वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में? आयुर्वेदिक की तो वहाँ पे पूरी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी जी। उसके बाद में वहाँ पे अभी सुपर स्पेशलिटी में 6-7 महीने से मैं वहाँ गया भी नहीं। जी जी। मैं लेकिन बाकी पंचकर्मा वगैरह आयुर्वेदिक की फैसिलिटीज है। सोनोग्राफी अवेलेबल हो गई, चालू हो गई थी, बीच में उद्घाटन भी हुआ था शायद सोनोग्राफी का वहाँ का। जी जी। एक्सरे की फैसिलिटीज वहाँ पे है, लैब की फैसिलिटीज है, मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, फ्री मेडिसिन है। उनका भी सेल परचेस वाला मेडिसिन, जो पेशेंट को स्टैंडर्ड मेडिसिन लगते है तो वो बाहर से खरीदना पड़े, तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट में देने के लिए भी एक मेडिकल का उनका प्लान है। जी जी। वो वहाँ की मैनेजमेंट क्या प्लान करती है वो मैं जी उसमें जी। नहीं बोल सकता। हाँ अच्छा अच्छा। बहुत सारे सिल्लोड के डिलीवरी वार्ड को लेकर भी थोड़ा सा मुद्दा उठाते हैं कि डिलीवरी वार्ड में जो डॉक्टर है तो वहाँ पर नाइट का मसला लेकर आते हैं कि अवेलेबल नहीं होते हैं, और उन्हें फिर जब वो सिस्टर चेक करती है तो सिस्टर से ही कांटेक्ट करते हैं डॉक्टर, और फिर वो उनको औरंगाबाद रेफर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है और हकीकत ये है? बिल्कुल सच्चाई है। जी नाइट ड्यूटी में बहुत से डॉक्टर ड्यूटी करते नहीं क्योंकि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स चालू है। जी जी। दूसरी बात जो है कि डिलीवरी वार्ड में ज्यादातर पेशेंट रात में ही आता है। जी। दो बीमारियां ऐसे, डिलीवरी और दांत का दर्द, ये रात में ही ज्यादा सर आता है। और वहां पे जब पेशेंट आते हैं तो ये जिनकी जो सिंसियरली ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स है वो है, जी। लेकिन जिनके खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके वहां पे ड्यूटी है, तो उनका एक नजरिया रहता है कि भाई यहाँ पे पेशेंट को अगर कन्विंस करो तो खुद के पीस में सीजर हो जाएगा, अच्छा। या कोई प्राइवेट में रेफर करो तो हमारा मेडिकल फील्ड ऐसा होगा कि प्राइवेट रेफर करने के बाद उसको उसका कट मिलता है। जी जी। और ये पूरे हिंदुस्तान के मेडिकल कम्युनिटी में जी जी जी। कट प्रैक्टिस का हो गया, लैब के कमीशन का हो गया, या एक्सरे के कमीशन का हुआ, सोनोग्राफी के कमीशन का हुआ, सीटी स्कैन के कमीशन का एक ट्रेंड हो गया। जी जी जी। मेडिसिन के ऊपर कमीशन से लेके तो ये ट्रेंड है। और इसीलिए जो हम एग्रीकल्चर में जो मैं काम कर रहा हूँ, विष मुक्त अन्न, जी जी जी। अब वो सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि किसान या कोई भी शख्स अगर बिना केमिकल वाला या अच्छा आहार अगर खाएगा तो सेहत तंदुरुस्त रहेगी, उसको दवाखाने में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और इसी पे हम एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल के माध्यम से, मैं मेरे माध्यम से वही काम कर रहा हूँ कि अगर कोई बीमारी ना गिरे, बीमार होने के बाद दवाई देने वाले बहुत है, लेकिन बीमार ना हो ऐसा अनाज देने वाले का, ऐसा सलाह देने वाले पूरे जो हमारे शास्त्र है, पुराने सारे चीजें है, हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के नाम पे हम हमारी बुनियादी चीजें जो अच्छी थी वो भूल गए। जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसे मुस्लिम कम्युनिटी सुन्नत तरीका कहती है। ये सुन्नत तरीका है कि पानी सीधे हाथ से बैठकर, देखकर, और 3 सांस में पीना, जो स्पीड के साथ ना हो, 3 सांस में हो, 3 मर्तबा करके पीना है। तो उसका साइंटिफिक रीजन आप कुछ बताने वाले थे? उसका साइंटिफिक घुटनों के बल बैठ के, घुटनों पर बैठ के पानी पिया जाता है, सुन्नत तरीके। उसके बाद में 3 घूंट में पिया जाता है। वही सिस्टम हिंदू संस्कृति में पुराने जमाने में आप अगर जाएंगे तो एक तांबा और एक छोटा सा फुल पात्र बोलते हैं, जिसमें छोटा सा एक लोटा और एक छोटा ग्लास में, उससे लेके उसमें 3 ही घूंट पानी बैठता था। अच्छा अच्छा। आप अगर मेजरमेंट कोई घर में कभी लाएंगे तो वो देखेंगे 3 घूंट पानी बैठता। अब एसिड के अंदर जब पानी जाता है तो वो रिएक्ट करता है, और उससे आपके आंतों के अंदर, आपका पेट जो है लेफ्ट साइड में, वहां पे एसिड जमा है, और वो जो अन्न की नलिका है वहां तक वो एसिड आता है। आपका सोने का तरीका है, आपका लाइफस्टाइल है, वो बड़ा विषय है। तो जब पानी अगर गटगट करके पिएगा तो वो एसिड रिएक्ट होगा, और उसका पीएच जो है पेट का वो डिस्टर्ब हो जाता है। पीएच डिस्टर्ब होने के बाद जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, चाहे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जो अनाज में से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो एब्जॉर्ब नहीं होता और वो गलत जगह पे जमा हो जाता है। इसीलिए आप देखो जो खड़े रह के पानी पीने वाला है उसको घुटना का दर्द, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम ये रहे। अच्छा। और जो सुन्नत तरीके से पानी पीता है वो उसकी घुटने बीमारियों से दूर है। जी। जैसा कि हमारे डिलीवरी वार्ड की जो बात चल रही थी, तो रुग्ण कल्याण समिति तक ये शिकायतें तो आई होगी, तो रुग्ण कल्याण समिति ने क्या इस पर कोई खास डिसीजन नहीं लिया, या फिर उनके बस में नहीं था? सर, रुग्ण कल्याण समिति के कान पे हर रोज कम से कम 2-3 कंप्लेंट्स आती। जी। नर्स ने पैसे मांगे,
डिलीवरी को रेफर कर दिया। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए उन्होंने नहीं बोली, सीजर बोला था और हमको रेफर कर दिए। और उनके हॉस्पिटल में जाने के बाद नॉर्मल Normal वही हो गया। डॉक्टर यहाँ थे और वही डॉक्टर उनके प्राइवेट इसमें उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कर जी, दिए जी। और हमारे पैसे के। अब ये बातें जब पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई तू जब फोन पे बोल रहा है तो वो वहां पे आमने सामने करो तो पेशेंट हाथ पीछे। अच्छा, पैसे देने वाला पेशेंट बोलता है नहीं जानते हमने नहीं दी। तो फिर हम जब उनको आर्ग्यू करते, डॉक्टर्स के साथ उज्जत करते, तो वो डॉक्टर बोलते कि तुम हमको तकलीफ दे रहे, और फिर वो बोलते हम ड्यूटी नहीं करेंगे। फिर अगर एक डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं गया तो फिर अगले 10 डिलीवरीज को प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे आपको बोला कि बैलेंस संभालना, और ये चीजें होती है, ये प्रोसेस है वहां पे। जैसे आप ये आंगनवाड़ी, आशा सेविका, इनको गवर्नमेंट ने डिलीवरी के लिए पहले तारीख से, जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई वहां से लेकर डिलीवरी तक वो जिम्मेदारी लेने की ये है, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पे हो, नगर परिषद लेवल पे हो। ग्राम विकास का काम है कि वो सरपंच हो या नगर अध्यक्ष, उसको ये सारी बातें पता होना चाहिए कि ये अपने गांव में कितनी प्रेग्नेंट लेडीज है, किसके डिलीवरी के टाइम नजदीक है, उसको डिलीवरी के लिए क्या फैसिलिटी जरूरी है। जी। और ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग्स में ये सरपंचों को सिखाते हैं। जी। और वो काम किसका है? तो आशा सेविका, आंगनवाड़ी सेविका का। उनको उसके पैसे मिलते हैं। उन्होंने अगर एंट्री भी कर दिया रजिस्टर में, इनको इनकी ड्यूटी ही पता नहीं है। जी। आशा सेविका को उनकी ड्यूटी पता नहीं है कि वैक्सीनेशन करने के बाद मुझे 50 रुपए मिलने वाले हैं, मैंने टीबी का पेशेंट ढूंढ के देने के बाद मुझे 500 रुपए मिलने वाले हैं। उनको यही मालूम नहीं कि मेरा इनकम सोर्स भी है और मेरी ड्यूटी भी है। जी। तो ये जब तक उनमें ये नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, उनकी जागृति नहीं होगी, और वो अगर उनकी ड्यूटी सही तरीके से करने लग गए तो ये चीजें होगी। जी। और जैसा कि आरोग्य विभाग के बारे में हमारी बात चल रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि सिल्लोड के आरोग्य विभाग में और क्या नया होना चाहिए जिससे जनता को ज़रूरत है जिसकी, और जनता उसके लिए परेशान है? सिल्लोड में सबसे 3 चीजें मैं बोलूंगा ज्यादा जरूरी है। एक, जैसा आपने बोला, ट्रॉमा सेंटर। जी। रोड हाईवे बन गया, रोड बहुत बहता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर फुल फ्लैश में चालू होना चाहिए। दूसरा, जच्चा बच्चा के लिए, मदर और चाइल्ड केयर के लिए जो है, यहाँ पे डिलीवरीज की जितनी बड़ी संख्या है उतने छोटे बच्चों के बारे में मसले हैं। तो छोटे बच्चों को हॉस्पिटल और प्राइवेट में अगर जाएंगे तो 1,500 से 2,000 रुपए एक दिन के बच्चे को कांच में रखने के लिए लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास पेडियाट्रिशियंस अवेलेबल है, वो ड्यूटी करना नहीं चाहते, अगर ड्यूटी पे करना भी चाहता है तो उसके पास इक्विपमेंट चालू नहीं है। तो वो जो दोनों वार्ड है, महिला वार्ड और छोटे बच्चों का वार्ड, वो फुल फ्लैश में चालू होना चाहिए। दूसरी, वहां के दवाखाने में साफ सफाई की जो ये है, मतलब सबसे मेन प्रॉब्लम है, एक पेशेंट अगर डिलीवरी के लिए आया उसके साथ में 2 लेडीज आते हैं, एक उसके मायके की, एक उसके ससुराल की। उनको लेटरिन के लिए जाने, उनको साफ सफाई के लिए, वॉशरूम के लिए जाने के लिए वहां पे कोई सुविधा नहीं। वो सबसे जरूरी है। और वो फिर वो अगर सुविधा ही नहीं तो वो कितनी देर तक रोकेंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ कर देते हैं और फिर गंदगी होती है। तो आपने 3 सुविधाएं होना चाहिए उस ताल्लुक से बताया है। तो ये 3 सुविधाएं रुग्ण कल्याण समिति के जो मेंबर हैं इस पर तो कुछ कर सकते हैं, मतलब आमदार से मुलाकात करके और आगे कुछ कार्रवाई, क्योंकि अब ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, ये किसी के ऊपर कोई शिकायत नहीं कि कोई डॉक्टर है, कोई इसमें मतलब बोलने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। और आगे ये सुविधाएं जनता को मिले, इसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए रुग्ण कल्याण समिति ने। फिर बिल्कुल बढ़ाते हैं, लेकिन रुग्ण कल्याण समिति का जो क्राइटेरिया है उसमें तहसीलदार उसके अध्यक्ष है, हॉस्पिटल का जो एमओ है वो उसका सचिव है, और बाकी तालुका आरोग्य अधिकारी से लेकर तो नगर परिषद के सीओ तक वो उसमें मेंबर्स है। और हम एक आमदार नियुक्त मोहम्मद हाफिज साहब है, हाजी साहब है, और मेरी मिसेस है। ये दोनों का रोल उतना नहीं है जितना ये सारे अधिकारी लोगों का है। लेकिन सुनने को मिलता है कि आमदार अब्दुल सत्तार के बुलाने पर कौन ना आए। तो अगर आप आमदार नियुक्त हैं, जैसे कि हाजी हनीफ साहब और आपकी मिसेज दीपाली ताई भवर, अगर ये इस मसले को, इस प्रॉब्लम्स को जो जनता से जुड़ी हुई है, वो अगर आमदार अब्दुल सत्तार के पास रखे तो यकीनन, क्योंकि सुनने को मिलता है कि आमदार अब्दुल सत्तार जनता के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जो भी बात हमने साहब के कान पे डाली है उसका 8 दिन के अंदर मसला सॉल्व हुआ। अब अगर देखेंगे डायलिसिस सेंटर सिल्लोड का जो है, इतना अच्छा और इतना खूबसूरत डायलिसिस सेंटर है, जो कि पेशेंट को यहाँ से समाजनगर में जाके बड़े हॉस्पिटल्स में डायलिसिस कराना पड़ता था, तो उसके लिए डायलिसिस पेशेंट तो बस से नहीं जा सकता, तो गाड़ी करके जाना है, दिन भर वो गाड़ी, ड्राइवर,
उसके बाद में उनका डायलिसिस का खर्चा। यहाँ तो आज अपॉइंटमेंट ले लो, उनके प्रोसीजर कंप्लीट कर दो, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डायलिसिस हफ्ते के हफ्ते फ्री में हो रहा है। तो ऐसे कम से कम 150-200 डायलिसिस के पेशेंट आज जिंदा है। तो ये तो साहब को हमने रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने किए। यहाँ की महालैब है, जो लैब के अंदर थायराइड से लेके बड़ी बड़ी कैल्शियम वगैरह के टेस्ट भी फ्री में होती है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं कि ये होता है यहाँ। अच्छा। अगर आप जाएंगे तो महालैब से पूरी ब्लड के इन्वेस्टिगेशन से, यूरिन इन्वेस्टिगेशन वो होता है। जी। हॉस्पिटल में सुविधा है, लेकिन लोगों को अगर उसके बारे में जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो बस हवा में बातें करें। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट के काम करने वाले, वो अगर लोगों को बोलते बैठेंगे कि ये सुविधा यहाँ पे फ्री है और उनका लोड बढ़ जाएगा, तो वो क्यों बताएं। अच्छा। मतलब वो जो रीजन, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ। और ये जुनैन रीजन है। आपको अगर, मुझे पता है कि आपसे ये काम हो रहा है और लोगों को मालूम है और लोगों का लोड आप पे बढ़ जाएगा, तो आपको 8 घंटे 4 घंटे ड्यूटी करके भागने की आदत लग गई, तो आपको 8 घंटे बैठना है। जी। तो वो क्यों लोगों तक ये बातें जाने दें। जी। और आरोग्य विभाग के हिसाब से गलियों में क्या होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, गलियों में कौन कौन सी सुविधाएं पहुंचना चाहिए आरोग्य को लेकर? अब देखो, जो भी ग्राम विकास का निधि आता है, जी। जो चाहे ग्राम पंचायत में हो या नगर परिषद में, वो 3 हिस्से से आता है। जी। एक आता है मूलभूत सुविधा, जिसमें रोड, रास्ते, पानी। आरोग्य के लिए कुछ फंड कंपलसरी उतना खर्चा करना पड़ता है। शिक्षण के लिए कुछ फंड है, रोग है, और मागास वर्गीय विकास के लिए। अब ये 4 टप्पे है। ये 4 टप्पे में वो निधि, आरोग्य के निधि आप ग्राम विकास में नहीं कर सकते, या इसका इधर नहीं, वो उतना जो उसका क्राइटेरिया है तो वो फिक्स करना है। अब उसमें आरोग्य के अंदर सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं आते, जैसे आपने कहा कि रोड, रास्ते, तो वो आरोग्य के का संबंध कहाँ से आएगा? तो पहले पीने के पानी से आएगा। साफ सुथरा पीने को पानी चाहिए। गलियों में मच्छर नहीं होना चाहिए, नालियां नहीं तुमनी चाहिए, रास्ते में कहीं कीचड़ गंदगी नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजों का संबंध वापस नगर परिषद के कामों से आता है। अब इंटरनल ड्रेनेज हो गई, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गए, तो गंदगी, बहने वाला पानी, ड्रेनेज या मच्छर, वो तो मसला वहां हल हो गया। सीमेंट रोड हो गए, तो साफ सफाई में जैसे पहले धूल जमा हो जाती थी, किसी को एलर्जी आती थी, तो सीमेंट रोड के जरिए से वो थोड़ा भी कहीं कचरा पड़ा है तो वो नजर में आ जाता है, उठ के दिखता है। अभी अपना पॉडकास्ट चालू था तो घंटा गाड़ी की आवाज आई, तो घंटा गाड़ी चालू है। अब ये तो सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी कुछ खुद की भी जिम्मेदारी है कि भाई ये टाइम में गाड़ी आई तो मैंने मेरा गीला कचरा, सूखा कचरा अलग से निकाल के रखना है। हॉस्पिटल वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है कि जो मेडिकल का वेस्ट निकलता है हॉस्पिटल में से निकलने वाले, चाहे वो कॉटन हो, सुइया हो, सलाइन हो, इंजेक्शन हो, ये हम नगर पालिका की कचरा गाड़ी में नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट का रूल है, पॉल्यूशन बोर्ड का वो रूल है। उसके लिए एक स्पेशल बायोमेडिकल वेस्ट की एक टीम होती है, उसका एक प्लांट होता है बड़ा सा, और वो प्लांट के अंदर ये मेडिसिन बायोमेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है कुछ 1000 डिग्री टेम्परेचर के माइनस, और जिससे वो रोग, बीमारियां फैले नहीं। यहाँ पे मसला है कि यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट नगर पालिका बना नहीं सकती, कुछ टेक्निकल उसमें। औरंगाबाद संभाजी नगर से गाड़ी आती है, वो एक दिन आड़े अगर आई तो वो मेडिकल का, सरकारी दवाखाने का डिलीवरी के बायो का, लेडीज के जो कपड़े हैं खून के भरे हुए, वो बदबू मारने लगते हैं। तो ये मसले है। तो हमने सत्तर साहब से बात की थी कि ये अगर हो सके सिल्लोड में कम से कम 1500 हॉस्पिटल्स, उनको सबको वो बायोमेडिकल वेस्ट वहां देना पड़ता है। उसकी बाद अब तक ये हॉस्पिटल फीस भरते हैं, उसका सर ऑडिट होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो सके कि वो प्लांट अगर सिल्लोड में बनता है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि भोकरदन के हॉस्पिटल्स को भी वो भेजने के लिए सिल्लोड नजदीक है। सिल्लोड तालुके में के जितने हॉस्पिटल्स है, आनंद फुलंब्री से लेके जो हॉस्पिटल्स है वो सिल्लोड में, एक तो नगर परिषद को उसका एक इनकम का जरिया होगा, और हमारा जो मसला है कि बायोमेडिकल वेस्ट फेंकना है तो वो भी एक सॉल्व हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा चौड़ा है। लेकिन हमने साहब से रिक्वेस्ट की, साहब ने 2-3 बार अधिकारियों से, अबनार अब्दुल साहब, सत्तर साहब ने बात भी किए थे, उसका प्लान भी बनाया था, उसकी ब्लूप्रिंट भी साहब के पास तैयार है। अब वो कहाँ पे रुका हुआ है वो मुझे पता नहीं। आपकी नजर में आमदार अब्दुल सत्तार ये विकसित शख्सियत है, या फिर जातीयवादी शख्सियत है, या फिर सिर्फ पॉलिटिशियन है?
क्या है आपकी नजर में? देखो, मैं 20-22 साल से साहब के साथ में काम कर रहा हूँ। जी जब तक मैं उनका विरोधक था तो मेरा नजरिया भी ये था कि यार ये जातिवादी, जी। क्योंकि मैं पहले शुरू से शिवसेना में काम करता था। हाँ बाला साहब ठाकरे के मेरे फैमिली रिलेशंस थे। उनकी जो थिंक टैंक्स है, जैसे राज ठाकरे की थिंक टैंक में हर फील्ड का एक एक एक्सपर्ट होता था, जी। उसमें उनकी थिंक टैंक में मैंने काम कर चुका हूँ। अच्छा। उसमें प्रवीण दरेकर जो अब भाजपा के बड़े नेता है, वो जी। मेरे साथ में थे। अतुल सरपोतदार थे, एक 2 साइंटिस्ट थे, बाला नांदगांवकर थे और मैं था। हम वो थिंक टैंक में मैं काम किया, तो हर बहुत से बाला साहब ठाकरे साहब के साथ में मैंने काम किया है, तो मुझे ये पॉलिटिशियन के नजरिए समझते हैं। अब्दुल सत्तार साहब के साथ में भी अब मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो उनका विजन बहुत बढ़िया। अच्छा। दूरदृष्टि जिसको हम बोलते हैं, दूरदृष्टि अच्छी है, काम करने की तड़प है। लेकिन नीचे के जो लोग उनके साथ में है, वो स्वार्थी लोगों का भरना ज्यादा हुआ। मेरी बात कड़वी लगेंगी पॉडकास्ट सुनने वालों, और अच्छे लोग उनसे टूटने लग गए, दूर जाने लग गए। अच्छा। क्योंकि वो जैसा राज ठाकरे बाजू में हो गए, तो उन्होंने एक बोला था कि विठ्ठल खूप चांगला है पण बड़व्यांनी घेरलेला है। अच्छा, यही बात साहब के साथ में होने लग गई कि साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजू बाजू के लोगों को ये नहीं लगता कि कोई अच्छे लोग साहब से जुड़े। अच्छा। तो और बाद में बाहर के लोगों को देखो, दूर से दिखने वाली चीज अलग है। अच्छा। रेगिस्तान में आप दूर से देखेंगे तो आपको पानी का झरना दिखेगा, लेकिन 5 जाने वैसा ही है जिसको हम मृगजाल बोलते हैं। तो बाहर से देखने में, विरोध करने में, विरोधक को देखने में, जैसा आप पोर्ट्रेट करेंगे, जैसा आप उसकी इमेज देखने वाले को पहले बोलेंगे, तो वो वही नजरिए से देखने लग जाए। और जो ब्लैंक दिमाग से देखेगा तो उसको एक्चुअल चीजें दिखने में आएगी। जी। और जैसा कि आपने बताया कि अभी नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या किसी भी चीज से आप 6-7 महीने से जुड़े हुए नहीं हैं आमदार अब्दुल सत्तार को लेकर, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? क्या आपकी शेड्यूल की, बिजी शेड्यूल की वजह से, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको आपके स्वभाव के हिसाब से थोड़ी अलग लगी, जो आपने किनारा इख्तियार कर लिया? घर का शेड्यूल है, घर के खेती का मेरा पसारा बहुत बड़ा है, मेरे बाकी भी काम है, लेकिन मुझे शौक था। जब तक उनका बेस पक्का नहीं होता, साहब ने रिक्वेस्ट किए थे, साहब ने बोले थे, तो मैं साहब के बात पे पूरा जितना मेरे से दिया जाता था वहां पे, आप खुद उसके साक्षीदार है, तो मैंने मेरे में जितना दम था उतना वहां पे काम करने की कोशिश की। कुछ चीजें होती है जो पब्लिकली बोलने की नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत दिल खट्टा हो जाता है, तो फिर दिल नहीं करता है जाने का। जी। तो जो दिल खट्टा हुआ, कभी आपने सोचा कि उसकी शिकायत कर दे? नहीं, ये देखो, शिकायत करके भी क्या करेंगे? अगर उसका शिकायत करने के बाद उसके ऊपर अगर कुछ अमल होता है, शिकायत करने के बाद अगर वो ये समझेंगे कि ये शिकायत करता है, तो इसी को नजरअंदाज करो, ऐसा भी अगर हो सकता है, तो उससे अच्छा है कि अपन ही किनारा हो जाओ बाजू। अच्छा। नहीं हो सकता है आप उनके खास लोगों में है? नहीं, ये तो अपना जरिया है। मैं उनके खास लोगों में अगर होता तो वो सारी चीजें पूछते। अच्छा। मैंने आपको बोला ना कि वो आजू बाजू के जो खास लोग हैं, हाँ। वो लोगों को ईमानदार और अच्छे लोग उनके पास में भटकने नहीं देना है। अच्छा। मतलब वो जो है तो सिमेट के रखे हुए उन्होंने, मतलब वो अच्छा ही नहीं पहुंचने देते वो। जी। और साहब का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वो पूरा दायरा तोड़ के उनके पास नजदीक तक जाने के लिए जी टाइम नहीं मिलता है। और जो स्वार्थी लोग हैं वो टालना शुरू करें। उनको एक खौफ रहता है कि सर ये अगर साहब के नजदीक जाएगा तो यही चीज मेरी शिवसेना में भी हुई। मैं राज ठाकरे के इतने नजदीक था, तो जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको ये नहीं समझता था कि इसका मेरा डीएनए पॉलिटिक्स का है नहीं। अच्छा जी। मेरा डीएनए पूरा समाज सेवा का है। तो वो उनको एक खौफ रहता था कि यार ये राजकारण में घुस जाएगा, ये कुछ अपना पत्ता तो नहीं कट करेंगे। ऐसा भी डर होगा तो ऐसा कुछ हो सकता। जी। अच्छा, फिलहाल की जो घड़ामुड़ी है आपकी लाइफ को लेकर, क्या चल रही है? अब मैं फुल टाइम खेती में ध्यान दे रहा हूँ। मेरे ट्रेनिंग्स के शेड्यूल्स चालू है। उसके साथ में मैंने एक मिलिट्री स्कूल चालू किया है मंगरूल फाड़ा, अपने मदरसे के बाजू में। एक सोनावने सर बोल के है, जिनकी भराड़ी में होली फेथ इंटरनेशनल स्कूल है, उनके साथ में मिलकर मैं मिलिट्री स्कूल चालू किया, जहाँ पे केजी से लेके तो 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई पैटर्न का। उसमें हम आर्मी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, 38 प्रकार के स्पोर्ट्स बच्चों को हम वहाँ पे दे रहे हैं। जी। उसको फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली बच्चा कैसे स्ट्रांग हो। वहाँ पे हॉस्टल में 50-60 बच्चे हैं, पूना से है, नांदेड़, अहमदपुर से है,
कोई अपने लोकल के बच्चे हैं कुछ। डॉक्टर दत्तात्रेय भंवर, जैसा कि आपका पूरा मिशन अपने मुल्क को विकास की तरफ लेकर जाना है ऐसा लगता है, तो क्या सिल्लोड में कोई ऐसा ग्राउंड जो आपका लिया हुआ है या कोई ऐसा शेड जो बहुत बड़ा है, वहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित तमाम बच्चों को ट्रेन करवा रहे हैं? इस बात को लेकर ही जिस तरह से आप कह रहे हैं। सर जब बच्चे स्कूल में या ट्रेनिंग के लिए आए थे तो उनकी कास्ट मायने नहीं रखती। जी जी। तो वो आने वाला किस नजरे से आया, अब अगर वो भूख लेके आया तो हमारा फर्ज है उसको खाना देना। वो क्या खाना चाहता है ये देखना नहीं जी है। अगर वो प्यासा है तो हमारा फर्ज है उसको पानी पिला। वो किस धर्म से है, किस कास्ट से है, किस जाति से है, वो देखना आगे की बात है। मैंने पहले ही कहा कि मेरा डीएनए समाज सेवा का है। अगर मेरा डीएनए पॉलिटिक्स का रहता तो मैं खुद आध्यात्मिक इस क्षेत्र में काम, मैं तो सबसे ज्यादा विरोध करना चाहिए। मैं तो धर्म के नाम पे ही सियासत करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ आपकी लाइफ और वाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जब बैठना होता है, एक खुश मिजाजी का माहौल होता है, आपकी डिस्कस किस बात को लेकर होती है? कि दीपाली ताई भंवर वही आरोग्य विभाग को लेकर आपसे बातें करते हैं और आप जो है तो एग्रीकल्चर को लेकर उनसे बातें करते हैं, तो आपकी ये बातें होती हैं? तो नहीं, देखो मैं एक ऑलराउंडर शख्सियत हूँ और उसको भी ये पता है। जब उन्होंने शादी की होगी तो वो यही सोच के कि वो यार, और मेरा तो स्वभाव ऐसा हुआ है अब कि जो भी मेरे पास आता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, चाहे वो मेरी मिसेस हो, मेरे बच्चे हो या बाहर का कोई मैं दोस्ताने में कोई लोग। तो डिस्कस ऐसा टिपिकल कोई चीज पे नहीं, जो भी सामने आए उसमें से क्या हल निकल सकता है और हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, यही चीज हम देखते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि दीपाली ताई भंवर किसी मुद्दे को लेकर आपको बोल रहे हैं और आप उसके डिफेंस में आमदार अब्दुल सत्तार के डिफेंस करते रह रहे हैं और आपका नहीं, बात ऐसी हुई कि सत्तार साहब ने हम दोनों को भी एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया, तो मुझे डिफेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कुछ आमदार अब्दुल सत्तार साहब के साथ बात करनी है तो मिसेज डायरेक्टली बात कर सकती थी। अच्छा। अब पीछे हॉस्पिटल के लिए, महिला वार्ड के लिए कुछ प्रॉब्लम था, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे, सिल्लोड में प्रोग्राम था। मिसेस ने साहब के कान में बोला कि मुझे ये निवेदन देना है, मुझे हॉस्पिटल के लिए, महिला के लिए स्पेशल वार्ड चाहिए। तो साहब ने डायरेक्टली बोल दिया कि ताई मला कशाला सांगता, तुम्हें मुख्यमंत्र्यांना डायरेक्ट सांगा। उन्होंने डायरेक्ट स्टेज पे मुख्यमंत्री से बात कर दी। अगर वो बोलते थे कि मेरे थ्रू ही जाओ तो साहब ये नहीं बोलते थे ना कि तुम बात करो। तो मैं बीच में के जरिया बनने का काम ही नहीं था। लेकिन अब बीच में की ये 5-6 महीनों में मेरा लोड बढ़ गया, उसका लोड बढ़ गया, तो हम, और मैंने जैसा बोला कि थोड़ा सा नेग्लिजेंस ऐसा महसूस हुआ तो हम दोनों ने थोड़ा सा जाना कम कर दिया। अच्छा। जिम्मेदारी भी कोई नहीं थी और हमारा स्वभाव ऐसा है कि जो जिम्मेदारी साहब ने एक बार दे दिए तो चाहे हम इधर पूरा, जिसको मराठी में एक चीज है तुलसी पत्र ठेवून काम करने, तो वैसा झोंक देते खुद को और हम वो पूरी जिम्मेदारी निभाते। लेकिन खुद होके बलजबरी जाके हमको जिम्मेदारी दो, ये मेरा भी मांगने वालों में से हम दोनों भी नहीं। जी। अच्छा, आप वैसे सिल्लोड के बहुत पुरानी शख्सियत है, तजुर्बेकार है और आमदार अब्दुल सत्तार के साथ में आपका बहुत गहरा रब्त है, रिलेशन है। अभी इलेक्शन जो आ रहे हैं नगर परिषद के, इसको लेकर बहुत सारी पार्टियां अब मैदान में हैं और बहुत सारे भावी नगर सेवक बोलकर आ रहे हैं जिनको कभी जनता ने नहीं देखी है, तो वो भी भावी नगर सेवक की दौड़ में जो है तो दौड़ रहे हैं, फिर कुछ नगर अध्यक्ष की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और एक तरफ देखा जाता है कि आमदार अब्दुल सत्तार जो सत्ताधारी है, उनका भी एक अपना मकाम है वो, और उन्होंने एक मेड़ावे में ये भी कहा कि पूरे 100% 28 नगर सेवक जो है तो शिवसेना शिंदे गठ की होने वाले। तो अब इस इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या जनता ने क्या करना चाहिए? देखो, जनता की अलग, सबका नजरिया अलग अलग है, लेकिन ये इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो साहब के अभी समीर सत्तार साहब के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद पूरे कार्यालय का ओपनिंग चालू हुआ, प्रचार की पहले एक फेरी कम से कम खत्म होते हैं, तो दिखने के लिए तो ये दिखता कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, क्योंकि समीर भैया हुआ या बाकी नगर सेवक है, उनके अलावा भी आमदार अब्दुल सत्तार साहब एक ब्रांड है। अच्छा। और लोग वो ब्रांड को देखते हैं, बाकी लोग कौन है या क्या है ये कोई चीज मायने नहीं रखता। क्योंकि अभी पिछले 15-20 सालों के भी आप नगर सेवक देखो, आप बोलो कि पिछले टाइम के 10 नगर सेवकों के नाम बताओ, तो वो 10 नाम भी कोई बोल नहीं सकता।
बरोबर गिने चुने दो जो सामने नजर के सामने हमेशा रहते हैं वही नाम वही आपको। नाम उसके पहले 5 साल के 28 नगर सेवकों के नाम पूछो तो कोई नाम भी नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते। जैसा आपने आपका पॉडकास्ट मैंने एक देखा कि नगर सेवकों को कोई पहचानता नहीं, जी जी क्योंकि ये नगर सेवक जरिया है। जरिया है, जी लेकिन जो नए नए नगर सेवक बन के आते हैं तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये जाके अंदर अब्दुल सत्तार साहब के पास कोई समस्या रखे। और पब्लिक का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई ये ये नगर सेवक चुन के आए, इनको हम काम बोलो, तो ये इनके दिमाग में हवा भी घुस जाती है। दूसरी चीज ऐसी है कि जो भी नगर सेवक चुन के आए, चुन के नगर सेवक बोल के आते हैं, जी जी बनते जनता के मालक, नगर के मालक बनने की सोच रहा। जी 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 तो उसका इफेक्ट वो ब्रांड के ऊपर, ब्रांड के ऊपर पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन ये हकीकत है। मैंने पॉडकास्ट के पहले ही बोला था कि मैं कोई बात झूठ नहीं बोलूंगा, जो है फैक्ट बोलूंगा। जी जी जी, क्योंकि फिर वो ब्रांड पे होता है और माहौल ऐसा बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया का है, अगर छोटी सी मक्खी भी अगर गिर गई तो डायनासोर गिर गया इतनी बड़ी बात हो जाती। जी जी जी, तो वो हवा में फिर वो बातें बहकना शुरू हो जाती। जिसको एक्चुअल में काम करना है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में काम करके नहीं चलेगा। आपको जनता के अंदर हमेशा के लिए कुछ ना कुछ चालू रखना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा, फिलहाल में एक मुद्दा जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर चल रहा था, जिसमें किरीट सोमैया जी सिल्लोड़ के 4 दौरे हो चुके हैं। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाए हैं, हुई बात बांग्लादेशियों की या डबल वोटिंग की, तो किरीट सोमैया ने 4 चक्कर मारे जी, प्रशासन ने उसके ऊपर इंक्वायरी करने का बोले जी। तो किरीट सोमैया सत्ता में है, हमदर्द अब्दुल सत्तार साहब सत्ता में है जी। यंत्रणा पूरी बीएलओ से लेके तो एसडीएम तक और एसडीएम से लेके तो विभागीय आयुक्त तक ये सारी रिपोर्टिंग जाती है जी। तो इतने दिनों में अगर बांग्लादेशी होते तो ये आम पब्लिक का काम नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, ये प्रशासन का काम है कि है तो उनको ढूंढो निकालो। सामान्य जनता को ये चीजों से कुछ लेना देना नहीं जी। वो तो रोजमर्रा का काम करने वाला आदमी ये सोचेंगे कि भाई शाम को मेरे घर का चूल्हा कैसे चले जी, मेरे बच्चे एजुकेशन कैसा लेंगे, मुझे सुख सुविधा क्या मिले। जो बड़ा है, अमीर तबका है, श्रीमंत वर्ग है, वो सोचता है कि मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ तो मुझे सुविधा कैसे मिले। आज अगर मैं मेरे प्रॉपर्टी का टैक्स भर रहा हूँ तो मुझे काम पड़ने पर 10 मिनट में, 1 दिन के अंदर नंबर 43 मिलना चाहिए। मुझे अगर बांधकाम करना है, मैंने मेरा प्रोसीजर अगर कंप्लीट कर दिया तो झट से मुझे लीगली मुझे परमिशन मिलना चाहिए। परमिशन मिल गई तो मुझे बैंक लोन मिलना चाहिए। बैंक लोन मिल गया तो मेरा घर अच्छा बन रहा है, मेरा घर अच्छे बन गए तो शहर खूबसूरत दिखेगा। लेकिन ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जैसा मैंने बोला कि अगर किसी को कुछ जरूरत है वो नगर सेवक के पास जाएगा जी कि भाई मुझे ये नंबर 43 निकाल के दो या मुझे बांधकाम परवानगी दो जी। तो वो उसको लेके ऑफिस तक नहीं जाते, वो बोलते नहीं समीर भैयाला विचारावं लागल, साहेबाला विचारावं लागल, मग तिथं काही देणं घेणं करावं लागल असं वाटतं। ऐसा यही बिचका देते, यानी उनको काम नहीं करना है हाँ, तो या उनकी हिम्मत नहीं वहां तक जाने। लेकिन जब ये शख्स ये बात सुनता है तो ये मार्केट में पब्लिसिटी क्या करता, भाई मेरा नगरपालिका में काम था, त्याला नगर सेवकाला घेऊन गेलो, ते म्हणलं होतच नाही, ते साहेबाला भेटावं लागलं। साहब तो इतने इजीली अवेलेबल अपने लिए है, लेकिन वो पूरे काम छोड़ के लोगों के सुनते बैठे कि फिर ये लोगों को चुन के देने में क्या। और आपने जो कहा ब्रांड इफेक्ट हो रहा है, ब्रांड तो इफेक्ट हुआ जी। हमने रात दिन मेहनत किए, विधानसभा के लिए भी पहले भी मैंने किए। मैं घूमा, मेरी मिसेस खुद फुल टाइम घूमे, देखा गया जी। लोगों ने कितने, और हमारे चैनल के माध्यम से दीपाली ताई भवर की वीडियो भी आई है, प्रचार में इधर, और फिर भी हमने लोगों के ताने सुने जी जी जी। मुश्किल ये हो गई कि जैसे मैंने बोला कि सत्तार साहब के साथ में रहने के बाद हिंदू लोग बोलते हैं कि अरे ये याला जातीतून काढण्यासारखं, मतलब हमको जैसा वाली टाकने जैसे बोलते हैं। सत्तार साहब के कार्यकर्ता को हिंदू कम्युनिटी एक जैसा अलग नजरिए से देखते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी बोलती है अरे वो अलग नजरिए से देखते हैं। मुश्किल ये हो जाती है कि साल करे तो क्या करे। अच्छा काम करने को जाओ तो अलग, उनके साथ में जाओ तो भी वो बोलते हैं ये बाटेवा है, तो बहुत मुश्किल आती है जी जी। ये इतने मुश्किलों में काम करने के बाद भी फिर बाकी चीजें आती है, चाय से ज्यादा केटला गर्म हो गई जी जी जी। और हमारा जो सवाल था वो इस बात को लेकर था कि किरीट सोमैया जी का जो मुद्दा है, अगर वो इस मुद्दे के अलावा अगर शिक्षा का मुद्दा लेकर घूमते पूरे मुल्क में,
बेरोजगारी का मुद्दा लेकर अगर घूमते पूरे मुल्क में, और वो ऐसे पॉलिटिशियन को लेकर घूमते हैं कि कोई जातिवादी भाषण और जात पात पे अपने स्टेज से नहीं बात करेगा, सिर्फ विकास पे बात करेगा, इस बात को लेकर घूमते, जिसकी वजह से दो समाजों में एक मोहब्बत बाकी रहती। एक दूर अंदेशी की बात बता रहा हूँ। और इस तरह से जो बलात्कारियों को लेकर, मुद्दे को लेकर घूमते कि जो बलात्कार है, जो बलात्कार करने वाले उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी तरह से जो किसानों के मुद्दों को लेकर घूमते, तो ये मुद्दे मुल्क के लिए अहम थे, या ये जो मुद्दा लेकर घूम रहे हैं ये मुद्दा बहुत अहम है? आपको क्या लगता है? सर ये मुद्दा अहम नहीं था, लेकिन वो सोच के वही मुद्दे पे काम करने का है जी। लेकिन उन्होंने जैसा घोड़ा चलाते रहे, हम घोड़े के यहाँ पे एक झापड़ा बांधा जाता है जो एक ही डायरेक्शन में देख सकता है, आजू बाजू वो वही नजरिया लेके आए थे, उनको पढ़ा के सिखा के अगर लाया था कि ये बांग्लादेशी और ये बोगस मतदान का मुद्दा लेके बैठो। वो वही है। अगर एक अच्छा लीडर जी और एक अच्छा राजकारणी तीन चीजों पे काम करता है सर। जैसा अब खत की गोनी के ऊपर लिखा हुआ रहता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश। मैं हमारे ट्रेनिंग्स में उसको अलग नजरिए से बोलता है, निरीक्षण, परीक्षण, अनुकृति। अच्छा, तो अच्छा शख्स जो है तो वो चलते फिरते निरीक्षण करेगा और वो अच्छा नेता, वो जो मैं देख रहा हूँ इसका परीक्षण करेगा कि ये सही है गलत है, जी, और फिर वो कृति करेगा, जी, वो अच्छा नेता बनेगा। जी। दूसरों की सुनी हुई बातों पे आप अगर कठपुतली बनकर काम करेंगे तो वो अच्छा नेता नहीं। मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है किसी की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये जानबूझकर वही मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए है। जी। जैसे अभी ये कमान का मुद्दा हुआ। जी। हाँ, महाराज जी इस पे बैठे। आम पब्लिक को कमान से कुछ लेना देना है? इतनी सारी कमानें बन गई। अगर कमान नहीं बनती, एक सामान्य गेट रहता तो भी कुछ फर्क, लेकिन शहर की खूबसूरती बढ़ना है, ग्राम सुंदर शहर दिखना है, इसलिए वो कमान किए। और आपको क्या लगता है कि आमदार अब्दुल सत्तार सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं सिल्लोड शहर में? क्या कमाने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाई गई है? ऐसे अगर कमाने होती तो पूरे इसमें फिर वो महावीर चौक की कमान नहीं बनती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कमान नहीं बनती, मसोबा महाराज की कमान नहीं बनती थी, फिर एक ही कमान बनती थी। ये देखो, मुझे पॉलिटिक्स में जस्ट टाइम पे आकर मेरी दुकान चलाना है तो मैं कुछ भी, चाहे मैं हूं या कोई अलग नेता, लेकिन जिसको सोशल वर्क करना है और समाज के लिए कुछ करना है तो वो ये चीजें नहीं देखता। जी। वो वही चीज देखेगा राजहंस के जैसा कि दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। जी। तो वैसे लीडर तो अब है रहे नहीं। अब पॉलिटिक्स एक दुकान हो गई कि मुझे क्या मिलेगा, उसमें से मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये आम पब्लिक बहुत समझदार है। जी। पब्लिक अब इतनी पागल नहीं रही। एजुकेशन हुआ, पहले अडानी लोग थे, आज एजुकेटेड पब्लिक है। मतदार आपका जागरूक है, उसको मत का कीमत पता है, वो सारी चीजें देखता है। अभी हमारे सिल्लोड और सोयगांव का जो विकास है, तो विकास किस शख्सियत के जरिए हो सकता है? या आमदार अब्दुल सत्तार ही करवा सकते हैं, या कोई और लीडर भी हैं जो सिल्लोड में उनके रेंज में चल सकता है? नहीं सर, विजन के मैंने बोला कि विजन और दूरदृष्टि। दादा साहब पालोदकर के बाद में आमदार अब्दुल सत्तार साहब के पास उसके बीच में भी 2 MLAs होके गए, किसान राव काड़े और जी। तो उनको वो प्रोसेस में आने में, वो लाइन में आने में लिए, पाइपलाइन में आने में ही उनके 5-5 साल चले। अच्छा, मतलब दृष्टिकोण होना। मैंने जैसा बोला कि अब हम ट्रेनिंग्स में जो सिखाते हैं तो ये ट्रेनिंग्स इनकी भी होती है, आमदारों की भी ट्रेनिंग्स होती है। विकास निधि कहाँ से लाना है, कैसा लाना है, कहाँ खर्च करना है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 3 मुद्दों पे ग्राम विकास का निधि खर्च होता है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद या चुन के आने के बाद उनको अगर ये पता ही नहीं कि मैं चुन के किस लिए आया और वो यहाँ पे क्यों आया हूँ, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हो, चाहे वो नगर अध्यक्ष हो या आमदार, अगर उनको पता ही नहीं है कि मैं अगर वो यहाँ पे किस लिए आया हो तो वो दूरदृष्टि नहीं आएंगे। अब्दुल सत्तार साहब के पास वो दूरदृष्टि शुरू से आई। जी। उनके काम के जरिए वो दिख रही है। जी। कुछ चीजें कंट्रोवर्सीज होती है। जी। और ये एक ही लीडर नहीं, हर लीडर के, नरेंद्र मोदी के बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है। जी। राव साहब दानवे के बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है। इतना अच्छा काम करने वाले नितिन गडकरी है, उनके विषय में कंट्रोवर्सी हो रही है। जी। तो कंट्रोवर्सी होने को कौन सा लीडर है कि जिसके आपस में कंट्रोवर्सी नहीं होती? जी। देखो, एक नाने को 2 बाजू है।
एक छापा काटा तो रहेगा। जी जी तो वो अपने टॉस पे अपने हिस्से पे कौन सा आता है वो ये अपनी बात। जी जी जी। तो नाजरीन, बहुत ही ख़ास डिस्कस हमारे ख़ास मेहमान के साथ में डॉक्टर दत्तात्रेय सुदाम भंवर जी से हुई है, जो बहुत सारे मुद्दे शामिल थे। उसमें ख़ास मुद्दा हमारा आरोग्य विभाग को लेकर था कि आमदार अब्दुल सत्तार ने आरोग्य विभाग को लेकर क्या विकास किया है। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वो शिकायतें जो जनता करती है, जो विरोधक करते हैं, वो उनके भी जवाबात जो है तो सामने आए हैं कि क्या वजह है, रीज़न क्या है, किस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और वो तमाम चीज़ें जो आमदार अब्दुल सत्तार से जुड़ी हुई है वो भी चीज़ें सामने आई हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड पर हम डॉक्टर दत्तात्रेय सुदाम भंवर जी को और बुलाएंगे, जिसमें कृषि विभाग के लिए आमदार अब्दुल सत्तार का क्या विकास रहा है उस पर टोटली एक ही एपिसोड शूट किया जाएगा। हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब का कि आप डॉक्टर साहब आपने आपका कीमती वक्त दिया। और आपसे कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो बातें डॉक्टर दत्तात्रेय सुदाम भंवर जी ने कही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और आप उनकी बात से किस हद तक सहमत हैं, और आपने उनकी बात को सुना तो आपकी राय क्या है। इसी तरह से आपके भी जाती क्या कमेंट्स है वो भी जानना चाहूंगा। देखते रहिए आप चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों तक हमारे इस एपिसोड की मालूमात भी पहुंचती रहे। खुदा हाफिज।